बात समझ आया? ठीक है, तो चलो हम लोग आज का क्लास का स्टार्टिंग करते हैं। और लास्ट क्लास में जो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में मेनली जो हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे वो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन का। तो रिलेशन क्या था? C इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या था? लैम्डा नॉट, यही था ना। फिर हम एक बताए थे म्यू नॉट निकालने का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा? C बाई लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बाई म्यू नॉट। ठीक है, ये एक सीरीज बताए थे। दूसरा हम फाई यानी वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला बताए थे। वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था सर? एच म्यू नॉट, या फिर दूसरा क्या था सर बताइए? एच सी बाई लैम्डा नॉट। इन दोनों फॉर्मूला से जो वर्क फंक्शन निकलेगा उसका यूनिट में क्या बताया था? क्या होगा? जूल। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला था वर्क फंक्शन का, जो हम लोग का अपना डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। कौन से यूनिट में? एंगस्ट्रम में। इससे जो वर्क फंक्शन निकलेगा कौन सा यूनिट में निकलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चर्चा किए थे, और काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो इससे पहले हम तुम लोग को डेफिनेशन बताए थे। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है और फोटोन के पास ठीक उतना एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या करेगा? बाहर निकलेगा। बट मान लो जो इस फोटोन को तुम भेजे हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो क्या करेगा कि उसके पास अगर ज्यादा एनर्जी है तो फोटोन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी, और साथ ही साथ वहां से क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को मूव भी करा देगा। यानी देखो, ऐसा नहीं होता है कि फोटोन गया ठीक उसको उतना ही एनर्जी देगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फोटोन के पास जितना एनर्जी है ना, उस सब को किसको ट्रांसफर कर देता है? इलेक्ट्रॉन को। अब मान लो निकलने से ज्यादा एनर्जी हो गया, तो जो एनर्जी निकलने के लिए होगा वो तो खर्चा हो ही जाएगा, और जो बच जाएगा ना वो किसमें यूज होने लगता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में। और मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस क्या कर लोगे बताओ? वर्क फंक्शन। फोटोन का एनर्जी में अगर हम वर्क फंक्शन को माइनस कर दे तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग कैसे मॉडिफाई किए थे, याद है? फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है एच म्यू, ठीक है, या फिर क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा, या फिर क्या होता है बताइए सर? 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। कौन से यूनिट में? एंगस्ट्रम। यही था ना? ठीक है, उसी प्रकार से फाई निकालने, वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? एच म्यू नॉट, या फिर क्या था? एच सी बाई लैम्डा नॉट, या फिर 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। कौन सा यूनिट में? एंगस्ट्रम। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करें काइनेटिक एनर्जी का, देखो तो ऐसे हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन यानी क्या लिख लोगे बताओ? एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई के जगह में क्या लिखोगे? एच सी बाई लैम्डा नॉट। यहां से एच सी कॉमन निकल जाएगा तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा नॉट। ये कहानी हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब अगर नेक्स्ट बात करोगे काइनेटिक एनर्जी निकालने का, तो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला था। ठीक है, फिर हम लोग ये बोल सकते हैं H इंटू म्यू माइनस क्या हो जाएगा बताओ? म्यू नॉट। यही था ना? म्यू माइनस म्यू नॉट। एक ये फॉर्मूला बताए थे और एक ये बताए थे 12400, ठीक है, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट। ये सारा फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हुए थे। ठीक है, बट मेनली काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम आपको यूज करने बोल रहे थे वो ये वाला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला यूज करना बोल रहे थे, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी ये कॉन्सेप्ट याद रखना और उसी के बेसिस पे ये सारा फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हो। तो अब यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने लोग क्वेश्चन को बनाए थे? क्या कल तुम लोग बस एंजॉय करते रह गए क्या? आधा बनाए थे यार? इस क्वेश्चन में भी अगर तुम लोग आधा बनाए हो तब तो हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने बोला है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बाबू क्वेश्चन को पढ़ करके ना तुमको समझना बहुत जरूरी है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है? फाई का। फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर बताइए? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दिया है ना? कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी हमको किसका वैल्यू निकालना है बताओ? म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट। और दूसरा क्या निकालने बोला है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी क्या निकालने बोला है? लैम्डा नॉट।
देखो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, तो पहले तुम लैम्डा नॉट निकाल लो। तुमको एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, वो फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, कौन से यूनिट में बताइए? एंगस्ट्रम। बताइए वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको 3.1 दिया हुआ है बच्चा, तो 12,400 डिवाइडेड बाई 3.1 हो जाएगा? नहीं, लैम्डा नॉट एंगस्ट्रम में, ठीक है, लैम्डा नॉट कौन से यूनिट में? एंगस्ट्रम में। चलो अब अगर हमें लैम्डा नॉट एंगस्ट्रम में निकालना है, तो लैम्डा नॉट निकालने के लिए क्या करोगे? 12,400 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? 1। अब यहां से पॉइंट हटाओगे, ऊपर में क्या चला जाएगा? 0। अरे जाएगा बाबू, ये कितना बार में कट जाएगा बता तो? ठीक है, 4 बार में कटेगा। 124 4 बार में कट गया, तो 3 को 0 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे 3 को 0 दे दोगे, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 4000, और यूनिट क्या लिखोगे? एंगस्ट्रम। तो तुम्हारा पहला लैम्डा नॉट मिल गया। अब मान लो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता, ठीक है, क्योंकि देखो एमसीक्यू को भी सॉल्व करना सीखना जरूरी है, और अगर तुमको वेवलेंथ ही सिर्फ निकालने बोलता, लैम्डा नॉट निकालने बोलता, तुम निकाले एंगस्ट्रम में, और अगर मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन में रहता मीटर में, किस में रहता? मीटर में, तो तुमको इसको मीटर में कन्वर्ट करने में तो कोई दुख तकलीफ होगा नहीं, ठीक है। तुम सिंपली क्या करोगे बताओ? इस 4000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 का पावर -10 करेंगे, तो ये तुम्हारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर इसी को हम 4 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं? -7, और यूनिट क्या लिख सकते हैं बोलो? मीटर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो ये लैम्डा नॉट का वैल्यू हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना म्यू नॉट। क्या निकालना है? अब म्यू नॉट निकालने के लिए ना तुम वो एच म्यू नॉट वाला फॉर्मूला मत यूज करना, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो। C इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या होता है बताओ? लैम्डा नॉट। और म्यू नॉट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला C बाई क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा नॉट। C तो गांव का बच्चा बच्चा को पता होता है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना? अब बताओ जी, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो लैम्डा का वैल्यू भी किसमें होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट का वैल्यू मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर में, तो क्या है लैम्डा नॉट का वैल्यू मीटर में? 4 इंटू 10 का पावर -7 मीटर, है या नहीं है? अब सब कुछ पता है, म्यू नॉट निकल जाएगा। सी के जगह में लिखो 3 इंटू 10 का पावर 8, और अगर हम बात करें किसका? लैम्डा नॉट का, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 4 इंटू 10 का पावर क्या? -7। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 हो जाएगा, 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर 7 हो जाएगा। अब इसको अगर तुम कैंसिल करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 75 आएगा, ठीक है, 0.75 आएगा। 10 का पावर 8 और 10 का पावर 7 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 15। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं? 14, और यूनिट क्या लिखोगे बताओ? सेकेंड इनवर्स, या फिर क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज। कितने लोग का आंसर सही आया? बस एक कोई का? बाबू जब भी कोई होमवर्क मिले ना तो उसको सॉल्व करना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे फिर तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगा। बात समझ आया? ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है क्या है देखो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोल रहा है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल, ठीक है, हैविंग वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ, थोरली क्वेश्चन को पढ़ने से तुमको क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? पहला बात तो ये समझ में आ गया कि सर काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का अप्रोच आपको कैसे रखना है। सर काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो ये हमको समझ में आ गया। आप हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताए हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई, यही आप हमको फॉर्मूला बताए थे। अब तुम ढूंढो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो तुम देखोगे वर्क फंक्शन साफ साफ तुमको चमक रहा होगा। कितना दिया हुआ है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दिया है ना। फिर तुम देखोगे कि क्या एनर्जी ऑफ फोटोन हमको दिया हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी तुमको पता चलेगा कि फोटोन का एनर्जी हमको दिया ही नहीं है, बट यहाँ पे जो फोटोन यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ हमको दिया हुआ है। और कहां दिया हुआ है? देखो इलेक्ट्रॉन व्हेन अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, तो जिस फोटोन को यूज कर रहे हैं उसका हमको वेवलेंथ दिया है कि नहीं दिया है? तो देखो ये लैम्डा का वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? 300 नैनोमीटर। अगर इसको हम एंगस्ट्रम में बदलना चाहते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो 3000 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमको फोटोन का वेवलेंथ पता है तो फोटोन का एनर्जी निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगा? बताओ, अगर तुमको फोटोन का
वेवलेंथ पता है एंगस्ट्रम में और उसका एनर्जी निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद है 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, कौन से यूनिट में? एंगस्ट्रम। अब बताओ 12,400 बच्चे, अगर हम लैम्डा इन एंगस्ट्रम का बात करें तो इसका वैल्यू 3000 है कि नहीं है? जीरो से जीरो कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, तो अप्रोक्स में 4.1 आएगा क्या? अब ध्यान दो, ठीक है, तो यहां से तुमको दोनों वैल्यू पता चल गया। वर्क फंक्शन का वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी ऑफ फोटोन हमें मिल गया है जो कि है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है या नहीं है? अब मान लेते हैं कि हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम सिंपली ईपी माइनस 5 कर देंगे जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना निकला है बताओ? 4.1 माइनस क्या करोगे? 3, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत है? मान लो तुमको परेशान करने का मन किया एग्जामिनर को और आंसर अगर जूल में दे दिया, आंसर किस में दे दिया, तो घबराओगे क्या? आपको सिंपल सा पता है ना, ठीक है, आपको ये याद है कि नहीं है, ठीक है, कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। अरे होता है या नहीं होता है? तो बाबू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल के इक्वल हो जाएगा जी। अब देखो 11 6 जा 66, हाथ में कितना बच जाएगा? 6, 11 1 जा 11 और 6 कितना हो जाएगा बताओ? 17। कै जगह डेसिमल देना होगा बताओ? 2, तो 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और यूनिट क्या लिख लोगे? जूल। तो तुमको अपना माइंड को ना एक डायरेक्शन में नहीं रखना है, तुमको ये चीज सोचना है कि यहाँ पे और क्या चीज हम लोग के साथ में पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे तुमको हम सिखा दिए काइनेटिक एनर्जी किस में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट मान लो एमसीक्यू, देखो जब सब्जेक्टिव रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये निकाल करके छोड़ दोगे तो गलत नहीं बोला जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो वो तो तुमको ऑप्शन के ऊपर में सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। अगर मान लो तुम 1.1 निकाले और तुमको ऑप्शन में दिख रहा है कि 1.76 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, तो तुम एक बार देख लेना, क्योंकि तुमको हम ये बात सिखा चुके हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो जूल में कैसे बदलेगा, जूल है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेगा। तो यूनिट कन्वर्जन में तुम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है ना उसको भूल जाओ, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर तुम बात करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर में बात करना है। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लिखा क्या हुआ है, उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट को समझाएंगे। देखो बोला फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। उसको क्या कहते हैं? फोटो करंट। वो इस बात पे डिपेंड करता है ना बाबू लोग कि रेडिएशन का इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या है कि मेटल के सरफेस पे कितना तेजी से रेडिएशन गिर रहा है। अब तुम सोचो, अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट में 5 गो फोटोन टकरा रहा है, ठीक है, और दूसरा केस में 1 मिनट में 100 गो फोटोन टकरा रहा है, किस केस में इलेक्ट्रॉन निकलने का संभावना ज्यादा होगा, पहला केस में या दूसरा केस में? ठीक है, हम क्या बोले, पहला वाला केस, 1 मिनट में 5 गो फोटोन मेटल के सरफेस पे टकराया। दूसरा वाला केस में 1 मिनट में 100 गो फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? फोटोन ही निकालेगा ना जी। तो बताओ किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहला वाला केस में या दूसरा वाला केस में? दूसरा वाला केस में। अब देखो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। पहला वाला में रेडिएशन का इंटेंसिटी कम था तो इलेक्ट्रॉन भी क्या निकला? कम। दूसरा वाला में रेडिएशन का इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या निकलेगा? ज्यादा। बात समझे? ठीक है, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज्यादा होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो फोटो करंट भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बोला गया कि जो फोटो करंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो किस बात पे डिपेंड करता है? रेडिएशन के इंटेंसिटी पे। रेडिएशन के इंटेंसिटी पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, बाबू काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है। जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है बताओ? डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड क्या? वेवलेंथ, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? बात को सुनो, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एनर्जी बच गया उसको हम लोग कहते हैं। अब सुनो, पहला वाला केस में 1 मिनट में
5 गो फोटोन टकराया, बात क्लियर है, ठीक है। पांचों के पास में जो एनर्जी है ना वर्क फंक्शन से ज्यादा है, पांचों के पास में वर्क फंक्शन से एनर्जी क्या है, ज्यादा, ठीक है। अब दूसरा वाला केस में 1 मिनट में 100 गो फोटोन टकराया, बट 100 में से 99 को जो फोटोन है ना उसका जो एनर्जी है वो ठीक वर्क फंक्शन के इक्वल है, ठीक है। और एक ही फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बताओ कै गो फोटोन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करा रहा है, एक। जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है वही ना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या रेडिएशन का इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। वो किस पे डिपेंड किया, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि भैया जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसका वैल्यू क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। और अगर वेवलेंथ कम हुआ, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये बस पॉइंट याद रख लेना कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, जबकि फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। जितना इंटेंस रेडिएशन गिरेगा उतना ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी वाला, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एनर्जी वाला ये फोटोन मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यही बात यहां पे लिखा गया है, फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। बात क्लियर है, ठीक है। आगे सुनो, नेक्स्ट, इंटेंसिटी किसको कहते हैं, जो बात हम आपको समझाए वही बात यहां पे लिखा गया है। इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या है कि एक जगह में, एक यूनिट एरिया में पर सेकंड में कितना फोटोन गिर रहा है उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। एक यूनिट एरिया में अगर एक सेकंड में 100 गो फोटोन गिरा और दूसरा वाला में एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में 1000 फोटोन गिरा, तो किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, 1000 वाला का या 100 वाला का, 1000 वाला का। इसी को देखो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है, नंबर ऑफ फोटोन यानी कितना फोटोन फेलिंग पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में गिरना, इन पर यूनिट टाइम यानी एक सेकंड, एक मिनट, कोई भी एक यूनिट टाइम, मतलब 1 होना चाहिए वैल्यू, इज नोन एज क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना। आगे अगर हम बात करें तो हम कुछ ग्राफ का बात करना चाहते हैं। किसका बात करते हैं, कुछ ग्राफ का। एक ग्राफ यहां पे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और वो ग्राफ है किसके किसके बीच का, तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी और क्या, इंटेंसिटी। बाबू ये ग्राफ पूछा जाता है इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे और किसी बच्चे से पूछेंगे, आप लोग आंसर करना। बाबू क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तुम इंटेंसिटी को जितना मर्जी बदल लो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा क्या, तुम इंटेंसिटी को बढ़ा करके इनफाइनाइट कर दो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा क्या। तो बताओ इंटेंसिटी को हम बदलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा, ग्राफ इसके पैरेलल चलेगा या फिर पैरेलल नहीं चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंटेंसिटी यहां है तब काइनेटिक एनर्जी मान लो यहां था, इंटेंसिटी हम बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज होगा जी, तो अभी ये यही रहेगा। इंटेंसिटी को और बढ़ाते जाओ तब भी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी इंटेंसिटी वाला ग्राफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। अब एक बात बताओ जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जरूरत होगा, मान लेते हैं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है। अब आप लोग आंसर करना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जरूरत होता है उसको एक नाम से बुलाते हैं, लास्ट क्लास में बताए थे, क्या नाम से बुलाए थे, कुछ फ्रीक्वेंसी उसके आगे एक नाम था, टी से नाम था, क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, तो मान लो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको हम म्यू नॉट बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, म्यू नॉट। तो अब होगा क्या कि म्यू नॉट यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बात क्लियर है, ठीक है।
तुम जैसे जैसे म्यू नॉट को इधर लेकर के आओगे, तो इधर से तो म्यू नॉट इधर आने पे जो म्यू का वैल्यू होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा, वो तो म्यू नॉट से क्या हो जाएगा, ज्यादा। म्यू नॉट से ज्यादा होगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, तो जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से आएगा। बात समझे, ठीक है। यानी देखो जैसे हम इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा बढ़ाओगे एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और एनर्जी जितना ज्यादा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। बात क्लियर है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लेते हैं नीशू का एग्जांपल लिया जाए, ठीक है। ये घर गई है दुर्गा पूजा में, ठीक। इसको घर से कोई सामान लाने के लिए बोला गया, 100 रुपया का सामान लाना है, ठीक है, और इसको मिल गया है 110 रुपया। तो ये क्या करेगी, 100 रुपया का किराना का सामान लेगी और 10 रुपया को खाने पीने के लिए कहीं तो जाएगी ना। अब मान लेते हैं 100 रुपया का सामान मिला है और उसको मिल गया 20 रुपया, मतलब 200 रुपया, तो वो क्या करेगी, सामने में कोई मेला उला होगा तो वहां पे भी घूम करके आ सकती है। यानी तुम देख रहे हो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका घूमने का क्षमता भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। या फिर तुम इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, तुम लोग को हम बोले कि तुम लोग को 1 लाख रुपया मिलता है और ये पैसा जब तक नहीं खत्म होगा तब तक तुम लोग को स्कूल में कदम नहीं रखना है, तो उस केस में क्या होगा, तुम लोग जाकर के घूमोगे फिरोगे जब तक वो पैसा नहीं खत्म होगा। अब बताओ अगर तुमको वही पैसा को बढ़ा दिया जाए, एनर्जी बढ़ा दिया जाए, 1 को 2 लाख कर दिया जाए, तो उस केस में तुम और लंबे समय तक स्कूल नहीं आओगे, मतलब तुम्हारा एनर्जी और क्या कर गया, बढ़ गया। तो वही सेम कहानी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा मतलब उसका मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी तो निकलने में चला जाएगा और कुछ एनर्जी कहां चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये बात को याद रखना। बोलो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर में एक लास्ट सवाल है जिसको हम हिंट देंगे और आप लोग को ट्राई करना है। ध्यान दो क्वेश्चन को, पहले एकदम आराम से देखना, उसके बाद फिर सॉल्व करना। देखो बोला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा इससे पहले ना एक बात सुन लो, उसके बाद फिर ये लिखना। देखो जो हम लोग फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ना फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो एक्चुअली में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। वो क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जरूरी नहीं है कि हर फोटो इलेक्ट्रॉन का उतना ही काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। किसी किसी फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हैं बताओ, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना वहां से, उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1.1। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है बट इससे कम जरूर हो सकता है। तो जो हम लोग फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो एक्चुअली में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में यहां पे हमको बोल देता कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तब तुम घबराने लगते कि सर तो हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, अरे मैक्सिमम पूछ लिया। अरे वो काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला हम बताए हैं ना, वो भी किसका है, मैक्सिमम का ही है, ठीक है। तो चाहे आपको मैक्सिमम बोले या काइनेटिक एनर्जी बोले, बात बराबर है। बात समझ आया ना, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट ये है कि द काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम, ठीक है। और जो तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा उससे बाकी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, वो लेस देन या फिर इक्वल टू क्या होगा बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें, ध्यान देना, इस केस में, तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो अपना काइनेटिक एनर्जी होगा ना बच्चा, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1.1, ठीक है। या तो काइनेटिक एनर्जी 1.1 के इक्वल होगा या उससे क्या होगा, कम होगा, बट जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तब तो भाई उसके पास में कोई एनर्जी ही नहीं है,
बात समझे? ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो इस केस में 1.1 के बराबर हो सकता है या उससे क्या हो सकता है ज्यादा, बट जीरो सॉरी कम हो सकता है, बट जीरो से हमेशा क्या होगा ज्यादा। तो ये बात याद रखना कि जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो सकता है या उससे क्या हो सकता है कम, बट जीरो से क्या आएगा ज्यादा। बस ये बात को ध्यान में रखना। अब देखो इसी के ऊपर में यहां पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो क्या बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन ऑफ वेवलेंथ 410 नैनोमीटर, when photon of wavelength 410 नैनोमीटर falls on a metal surface is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ, यानी जो फोटोन है उसका वेवलेंथ हमको दिया हुआ है जो कि कितना है बताओ 410 नैनोमीटर, 410 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जिस मेटल पे गिर रहा है उसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है सर बताइए? नहीं नहीं, वर्क फंक्शन नहीं है, ठीक है, फॉल्स ऑन अ मेटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो कितना है बताओ तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 410 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल, ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखो, इज कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बताओ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है बताओ? वर्क फंक्शन, यानी हमको फाई निकालने बोल रहा है। दूसरा क्या निकालने बोल रहा है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट निकालने बोल रहा है। और नेक्स्ट बोल रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी हमें क्या निकालने बोल रहा है? लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये तुमको सवाल दिया हुआ है। अब देखो तुम वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ईपी माइनस फाइव, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो अगर तुमको फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है तो क्या तुम उसका एनर्जी नहीं निकाल लोगे? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला को यूज करके वर्क फंक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? वर्क फंक्शन मिलने के बाद 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रम, लैम्डा नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लैम्डा नॉट निकलने के बाद सी, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू लैम्डा नॉट वाला फॉर्मूला से म्यू नॉट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बस जल्दी से ट्राई करो फास्ट। देखो क्वेश्चन यही था ना जी कि हमको वेवलेंथ दिया हुआ था, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ जरा? कितना? 410 नैनोमीटर ना, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो अगर लैम्डा हमको पता है तो फटाक से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो। 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कौन से यूनिट में यहाँ पे रखना पड़ता है? एंगस्ट्रम। ठीक, बट तुमको क्वेश्चन में एंगस्ट्रम में लैम्डा दिया हुआ है क्या? किस में दिया है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर को एंगस्ट्रम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा कितना बताओ? ठीक है 4100, ये कटेगा, ये कितना बार में कट जाएगा? 3, तो एनर्जी ऑफ फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा जी। पहला कहानी हो गया सॉल्व। अब हम लोग वर्क फंक्शन निकालने के लिए, पता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है ना। अब वर्क फंक्शन निकालना, इसको इधर भेज दो तो माइनस से इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चे। फोटोन का एनर्जी आप कितना निकाले हो बताओ? 3। नेक्स्ट, ठीक है, क्या चाहिए? यही होगा ना। नेक्स्ट अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकला है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वर्क फंक्शन आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आएगा कि नहीं आएगा? पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड अगर तुम बात करोगे तो अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां से हमको वर्क फंक्शन निकालने का ये फॉर्मूला पता है, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, कौन से यूनिट में बताइए? एंगस्ट्रम, यही होगा ना। तो यहां से अगर हमको लैम्डा नॉट निकालना है एंगस्ट्रम में तो 12400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1, यानी कितना आ जाएगा? 12400, और यूनिट क्या लिख लोगे बोलो? एंगस्ट्रम, ये हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो C इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या आ जाएगा बोलो? लैम्डा नॉट। C आ जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8। अगर हम म्यू नॉट का बात करें तो म्यू नॉट का वैल्यू हमें निकालना है, और अगर हम लैम्डा नॉट का बात करें तो लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 12400 इंटू 10 का पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 124 इंटू 10 का पावर क्या? -8, यही लिख सकते हैं ना। तो अब यहां से क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट के जगह में 124 इंटू 10 का पावर क्या होगा? -8। तो म्यू नॉट का वैल्यू जो होगा
वो 3 इंटू 10 का पावर क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 124 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -8। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो कौन सा यूनिट में आएगा सेकंड इनवर्स। तो बस, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं ना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम आप लोग को जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो हर टाइप का क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लीजिएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग एंटर करते हैं नेक्स्ट जो है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट अब हम लोग किसमें एंटर करने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ध्यान देना, ठीक है। हम लोग जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि रदरफोर्ड में कुछ गलतियां थी जिसके कारण उसको हम लोग डिस्कार्ड कर दिए। और वो गलती क्या था, मैक्सवेल के क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एक समय आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर में घुस जाएगा। यही होगा ना, ठीक है। तो उस केस में एटम का एग्जिस्टेंस ही एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। दूसरा ये था कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो ये सब कारण के वजह से हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड किए। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड करने के बाद एक नया एटॉमिक मॉडल का जरूरत था, और वो एक नया एटॉमिक मॉडल आया, उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बोर्स, ठीक है। और उनके एटॉमिक मॉडल को हम लोग बोले बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बोले, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो अब देखो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल करने के बाद बोर्स गेव अ न्यू एटॉमिक मॉडल। बोर जो था वो एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जो कि किस पे बेस्ड था, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है। ये इस पे बेस्ड था, क्या है उस पे हम लोग को कोई ज्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं करना, बस इतना याद रखना ये क्या चीज पे बेस्ड था, फिजिक्स के क्लासिकल लॉ और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर में बेस्ड था, ठीक है। और इसी एटॉमिक मॉडल को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं सर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पोस्टुलेट यानी कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या था ना, रदरफोर्ड के जैसा भी ये बोला। रदरफोर्ड क्या बोला था, एटम का दो पार्ट होता है, दो भाग होता है, एक न्यूक्लियर और दूसरा क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ये भी बोला कि एटम का दो भाग होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये भी यही सेम बात बोला था। ये भी बोला कि देख भाई एटम का दो पार्ट होगा, एक को बोलेंगे न्यूक्लियर और दूसरा को क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होगा क्या इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में घूमेगा। क्लोज सर्कुलर पाथ यानी क्लोज्ड सर्कल वाला रास्ता में घूमेगा, और इस क्लोज्ड सर्कुलर पाथ को वो स्टेशनरी ऑर्बिट नाम देता था। क्या नाम देता था, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, एक जगह स्थिर वाला ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोलता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना भी सर्कुलर पाथ है उसका एनर्जी पहले से ही फिक्स होता है, पहले से ही क्या होता है फिक्स, और वो सर्कुलर पाथ का एनर्जी ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, इसीलिए वो स्टेशनरी ऑर्बिट नाम देता था। बात समझे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वो क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक दो ऑर्बिट नहीं होता, इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। फिर उससे पूछा गया इनफाइनाइट ऑर्बिट तुम बोल रहे हो, बट इलेक्ट्रॉन तो पहला दूसरा तीसरा ये सब में घूमता है। तो वो बोला ठीक है इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, बट इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए एक रूल है, और वो रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन खाली वही ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के इक्वल होगा, ठीक है। यानी जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल यानी n टाइम्स ऑफ h/2 पाई के इक्वल आएगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एल्स दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं। और बोल दिया कि जो n का वैल्यू है ना वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला दूसरा तीसरा ये सब ऑर्बिट में घूमता है। अभी तक हम क्या क्या बात बताए, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो पहला पोस्टुलेट था वो क्या कहता है, एटम का कितना पार्ट होता है, दो। कौन कौन सा, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज सर्कुलर पाथ में घूमता है।
इस क्लोज सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर सेल। स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर क्या कहते हैं? सेल। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारा ऑर्बिट का एनर्जी पहले से क्या होता है? फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या एक दो ऑर्बिट होता है जी? कितना होता है? इनफाइनाइट। बट इलेक्ट्रॉन खाली वही ऑर्बिट में घूमता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h/2 पाई के इक्वल हो। इसी को बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और ये जो इक्वेशन आता है ना एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं MVR। क्या कहते हैं? MVR। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये जो इक्वेशन आता है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो जो बात हम आपको बताए हैं वही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। पहला लाइन, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। यही बोले थे ना, एटम का कितना भाग होता है? दो। कौन कौन सा होता है? न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड क्या? न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर पार्ट के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन which revolves around the nucleus in closed circular orbit और क्या? सेल। तो वो क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट या फिर सेल में घूमता है। आगे अगर बात करोगे तो दिस ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है इसको किस नाम से बुलाते हैं बताओ? स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब इसका एनर्जी पहले से क्या होता है? फिक्स। आगे अगर बात करोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द क्या? न्यूक्लियस। आगे देखो, अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग देखो कैसा दिखता है। अगर हम बात करें तो ये अपना बीच में हो जाएगा न्यूक्लियस। बीच में कौन होगा बताओ? न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में होगा प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ होगा तुम्हारा ऑर्बिट। इसके चारों तरफ क्या होगा तुम्हारा? ऑर्बिट। इस तरह से देखो, अब यहां पे हम ऑर्बिट को सेल भी बोल रहे हैं। तभी हम तुम लोग को सिखाते हैं कि ऑर्बिट कब बोलेंगे और सेल कब बोलेंगे। बात समझे? ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक, अब जैसे देखो ऑर्बिट को ना जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 बोल दो, 2 बोल दो, ये थर्ड ऑर्बिट होगा और ये कौन सा ऑर्बिट होगा? 4। अगर तुम नंबर से बता रहे हो ना तो उस केस में वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिट। क्या यूज करते हैं? ऑर्बिट। तो तुम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट ऐसे बोलते हैं। ऑर्बिट को एक और नाम से दिखाया जाता है, अल्फाबेट से। याद है? पहला वाला जो होता है उसको बोलते हैं के। क्या कहते हैं? इसको इसको इसको। तो जब तुम अल्फाबेट से दिखाओगे तब यूज करोगे सेल। तब क्या यूज करोगे? सेल। बोलो, बात समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर नंबर से दिखाएंगे तो होगा ऑर्बिट और अल्फाबेट से दिखाएंगे तब होगा क्या? सेल। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? आगे सुनो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या? ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन केवल वही ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के इक्वल होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं सर बताइए? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही बात आपको बताए भी थे। अब आगे सुनो नेक्स्ट। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम का, किसका बात करें? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MVR। क्या होता है बताइए? MVR। ठीक है, तो यहां पे बोला जो एंगुलर मोमेंटम होगा MVR, ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी NH बाई क्या चीज के इक्वल होगा? 2 पाई के इक्वल। और ये जो इक्वेशन है ना इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। बोलिए, कोई दिक्कत है जी? चलो अब बात को सुनो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे अलग अलग टर्म का मतलब समझो। m क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। क्या चीज को? मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। क्या चीज को? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को। क्या चीज को? रेडियस को। n तुम्हारा इंटीजर है। n क्या है बताओ? इंटीजर। इसका वैल्यू ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 और ऐसे। ठीक है, h तो तुम लोग को पता है क्या होता है? h बताओ? कुछ कांस्टेंट होता है।
क्या कांस्टेंट था, याद करो, कुछ थ्योरी पढ़े थे, क्वांटम थ्योरी करके, वहीं पे पढ़ाए थे। क्या कांस्टेंट होता है? गुड, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, पाई तो तुमको पता ही है, टू भी तुमको पता ही है, ये है कहानी। अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इसको देखो। अब यहां तक अगर तुम देखोगे ना तो लगभग लगभग रदरफोर्ड के जैसा है, बात क्लियर है ना? ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा चालाकी किया, ये बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तब तक ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में घूम रहा है तो जब तक वो पहले ऑर्बिट में रहेगा ना ही वो एनर्जी किसी से लेगा ना ही वो एनर्जी किसी को देगा। इसी को बोला कि ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। अब मैक्सवेल वाला यहां पे कांड हो गया खत्म। ठीक है, वो क्या बोला कि पहला ऑर्बिट में घूम रहा है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज भी नहीं करेगा ना ही क्या करेगा, गेन करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। सेकंड बोला कि हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी पहले से फिक्स होता है। पहला ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, दूसरा का भी क्या होगा, फिक्स, तीसरा का भी क्या होगा, चौथा का भी क्या होगा। तो हर ऑर्बिट का एनर्जी पहले से क्या होगा, फिक्स होगा। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट का एनर्जी भी बढ़ेगा। क्या बोला? हर स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है और तुम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे ऑर्बिट का एनर्जी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। बात क्लियर है? अब बताओ, पहला और दूसरा ऑर्बिट में दूर कौन होगा, पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट? दूसरा ऑर्बिट होगा। कौन होगा? दूसरा ऑर्बिट। ठीक है, तो बताओ एनर्जी भी किसका ज्यादा होगा, दूसरा का या पहला का? दूसरा का। यही बात बोला। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट ये बोला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज या गेन नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। कब? जब उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो। एक ऑर्बिट से कहां जाना हो, दूसरे ऑर्बिट। ठीक है, अब मान लो उसको पहला से दूसरा जाना है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा? क्योंकि पहला के पास कम एनर्जी है और दूसरा के पास क्या है, ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के तरफ जाना है तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर के तरफ आना है तब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। बात क्लियर है ना? ठीक है। क्या क्या बात बोले, सुनो ध्यान से। वो क्या बोला, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा कांस्टेंट, बदलेगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बोला हर ऑर्बिट का एनर्जी पहले से फिक्स होता है और न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाओगे उतना एनर्जी क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ये सेकंड बात बोला गया। तीसरा बात में ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लूज या नहीं गेन करेगा, करेगा। कब? जब उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो। लोअर से जब हायर जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। लोअर से हायर जाने पे वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। और जब हायर से वापस से लोअर आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे वो दो टर्म दिया था जी, एक को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और एक को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन जब अपने सबसे निम्न स्तर पे होता है, सबसे नीचे वाला एनर्जी पे होता है, तब उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब बताओ सबसे कम एनर्जी कौन ऑर्बिट का होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, किसका होगा, फर्स्ट का। यानी यदि इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में है तो हम बोलेंगे वो ग्राउंड स्टेट पे है। कौन सा स्टेट पे है? बाबू मान लो क्वेश्चन में तुमको दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है, मतलब तुम क्या समझोगे कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब एक्साइटेड स्टेट किसको कहते हैं? तो ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके बाकी जितना भी स्टेट है ना, सबको आप एक्साइटेड स्टेट कहोगे। सबको क्या कहोगे? एक्साइटेड स्टेट। सेकंड भी एक्साइटेड स्टेट होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, इनफाइनाइट तक जितना ऑर्बिट होगा सब एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। सिर्फ ग्राउंड स्टेट एक ही होता है जो कि कौन होता है, तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। अब देखो, अगर हम सेकंड का बात करें तो सेकंड ऑर्बिट पहला बार एक्साइटेड स्टेट में आया है, तो सेकंड ऑर्बिट को कहोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो क्वेश्चन में अगर तुमको बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब कौन ऑर्बिट? सेकंड। एक बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो?
अच्छा बताओ, अगर हम बोल रहे हैं सेकंड थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट। अब सुनना ध्यान से, अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दिया फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, कौन सा एक्साइटेड स्टेट? मतलब कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा? फिफ्थ ऑर्बिट में। देखो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट था तो ऑर्बिट कौन था? सेकंड। यानी एक्साइटेड स्टेट अगर पता है और ऑर्बिट बताना तो बढ़ा करके बताना है, ऑर्बिट पता है और एक्साइटेड स्टेट बोलना है तो घटा करके बोलना है। जैसे इलेक्ट्रॉन 10वां ऑर्बिट में है तो उसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 9। इलेक्ट्रॉन 8वां एक्साइटेड स्टेट में है मतलब उसका ऑर्बिट क्या होगा? 9। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट को ऑर्बिट में बदलने के लिए बढ़ाते हैं और ऑर्बिट को एक्साइटेड स्टेट में बदलने के लिए घटाते हैं। बात समझ आया? ठीक है, अब यही सारा बात देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बोला है एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। यही बात हम बोले, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अब बताओ जी, ठीक है, सबसे कम एनर्जी कौन सा सेल का होगा? बताओ, के। उसके बाद कौन सा सेल का होगा? बताओ, एल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा सेल का होगा? बताओ, एन। के एल, फिर क्या आता है? बताओ, एम। फिर कौन होता है? बताओ, एन। ऐसे याद रखना। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे बोले, एक है तुम्हारा 7वां ऑर्बिट और एक है तुम्हारा 9वां ऑर्बिट, ठीक है, तो बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 7वां का या 9वां का? 9th ऑर्बिट का क्या होगा? ज्यादा, और 7वां वाला का क्या होगा? तुम जितना दूर रहोगे ना न्यूक्लियस से तुम्हारा एनर्जी उतना ही अधिक होगा। इसको एग्जांपल से समझो, जब तुम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो दिन भर मम्मी 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 करते रहते होगे, क्योंकि तुम्हारे पास में एनर्जी कम था तो तुम अपने मम्मी पापा यानी न्यूक्लियस के करीब रहना चाहते थे। ठीक है, जैसे जैसे तुम लोग बड़े हो रहे हो उसके बाद लगेगा ही मम्मी पापा दिन भर डांटते रहते हैं, अब थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा होगा। एनर्जी जैसे बढ़ रहा है तुम अपने न्यूक्लियस के क्या जाते जा रहे हो? दूर जाते जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन का भी वही है कहानी, एनर्जी जितना कम वो न्यूक्लियस के उतना करीब, एनर्जी जितना ज्यादा न्यूक्लियस के उतना दूर। बात समझ आया? ठीक है, चलो आगे सुनो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। As long as electron revolves in any particular orbit, neither it loses energy nor it gains energy. जितना देर तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे अगर हम ग्राउंड स्टेट का बात करें, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं? लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं सर? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी एन का वैल्यू क्या होगा? बताओ, 1। तो ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू हमेशा 1 होता है और ये सब क्वेश्चन में यूज आएगा। ठीक है, लिखा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, बताओ उसका एनर्जी क्या होगा? तो ग्राउंड स्टेट मतलब कौन ऑर्बिट में होगा? पहला। ग्राउंड स्टेट जब भी बोले तो समझ जाओ हम पहला ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। आगे अगर नेक्स्ट बात करोगे तो नेक्स्ट है, ठीक है, एनर्जी स्टेट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन ग्राउंड स्टेट उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा? तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के कहां तक होगा? बताओ, इनफाइनाइट तक। अगर एन का वैल्यू 2 है मतलब इसको हम लोग कौन सा एक्साइटेड स्टेट कहने वाले हैं? बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट एन का वैल्यू अगर तुम्हारा 3 है तो इसको क्या कहोगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एन का वैल्यू अगर तुम्हारा 4 है तो इसको क्या कहेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ आया? ठीक है, आगे सुनो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे वो 2 पॉइंट को लिख देते हैं। अगर तुमको एक्साइटेड स्टेट पता है, क्या पता है? एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट से तुमको ऑर्बिट बताना है। क्या बताना है? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट निकालने के लिए तुम क्या करोगे? एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर दिया है, एक्साइटेड स्टेट प्लस क्या कर देंगे? 1, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुमको ऑर्बिट पता है, क्या पता है? ऑर्बिट, ये तुमको पता है, पता है, और ये भी तुमको पता है।
और ऑर्बिट निकालना है। ठीक है, यहां पे भी सेम कहानी, ऑर्बिट पता है और अभी तुमको क्या निकालना है, एक्साइटेड स्टेट। क्या निकालना है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट निकालना है। तो इस केस में तुम क्या करोगे, जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, -1। ऑर्बिट में क्या करेंगे, -1। ये याद रखना बाबू, इससे बहुत सवाल रहता है, इसका यूज आएगा आप लोग का सवाल में। बात क्लियर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज या गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू क्या, अनदर, जब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जाता है। आगे देखो, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर इट गेन्स क्या, एनर्जी। यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, इट गेन्स क्या होगा बताओ, एनर्जी। ठीक है, वही अगर हम यहां पे बात करें, बट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट लूजेस एनर्जी। बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम ध्यान देना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से चौथा गया, ठीक है, पहला ऑर्बिट से तीसरा गया, दूसरा ऑर्बिट से पांचवा गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हुआ है बताओ, लोअर टू कहां हुआ है, हायर। अगर लोअर से हायर हुआ है तो बताओ इस केस में ये एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा, गेन करेगा, गेन्स एनर्जी। ये क्या करेगा, गेन करेगा, गेन्स एनर्जी। बात समझ आया, ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट, अगर यही हम बात करें, पांचवा से मान लो दूसरा आ गया, ठीक है, दूसरा से पहला आ गया, तीसरा से पहला जा रहा है, तो ये सारा केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कौन सा ऑर्बिट में था बताओ, हायर। हायर से ये कहां जा रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आ रहा है। तो अगर ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो इस केस में ये एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा, लूजेस एनर्जी, लूजेस एनर्जी। बाबू कभी कभी इन सब पॉइंट से भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान में रखना। बात समझे, ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये पॉइंट क्या है समझो। एक बात बताओ, तुम कभी ये काम किए हो, रस्सी में एक पत्थर को बांध लिए और उस पत्थर को चारों तरफ घुमा रहे हो। बात क्लियर है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, दो तरह का फोर्स लगता है पत्थर के ऊपर में। एक फोर्स, या फिर तुम ऐसे करो, एक जब सर्कल में तुम दौड़ने लगते हो तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई तुमको सर्कल बीच के से खींच रहा है, और एक ऐसा नहीं लगता है कोई बाहर की तरफ भी खींच रहा है, ठीक है। तुम कब तक सर्कल में दौड़ते रहते हो, जब तक बीच में लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल। यहां पे भी वही सेम कहानी है कि नहीं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कह रहा है तुमको हम अपने तरफ खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है हम तुम्हारे तरफ नहीं जाएंगे। मतलब यहां पे कितना फोर्स लगा, दो, एक न्यूक्लियस खींच करके रख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उससे आजाद होना चाह रहा है। न्यूक्लियस जो खींच करके रख रहा है वो फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा है, तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम तुम्हारे तरफ नहीं जाएंगे, मतलब बाहर के तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तभी तक घूम सकता है जब तक अंदर के तरफ लगने वाला फोर्स और अंदर के बाहर लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाए, इक्वल। जब बैलेंस होता है तभी तक वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और इसको बोलते हैं फोर्स बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बैलेंस। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, लिखा ये है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस एंड अंटिल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहने का मतलब क्या है, बात को सुनो। ई है मेरा न्यूक्लियस और ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में दो प्रकार का फोर्स लग रहा है, एक सेंटर के तरफ और एक सेंटर से बाहर। सेंटर के तरफ वाला फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर के बाहर के तरफ लगने वाला फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात को सुनो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल।
क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है बताओ, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सेंटर के बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये होता है एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है बताओ, एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। बात समझे, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। सिंपल सा बात ये है कि इलेक्ट्रॉन तभी तक घूमेगा जब तक ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी किसके इक्वल, एम बी स्क्वायर बाई आर। ये जो इक्वेशन तुमको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, फोर्स बैलेंस इक्वेशन। अब सुनो ध्यान से, अब वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जितना हम पोस्टुलेट बताए उसमें क्या क्या बात आपको याद रखना है वो चीज को मार्क कर लीजिएगा। पहला तो आपको ये याद रखना है कि हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब तक घूमेगा तब तक उसका एनर्जी लूज या गेन नहीं होता है। जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या करता है, बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ये याद रखना। नेक्स्ट, मतलब नहीं, तब करेगा जैसे कोई भी ऑर्बिट में है तब तक वो नहीं करेगा। जैसे मान लो सेकंड में घूम रहा है तो सेकंड से उसको पहला ऑर्बिट आना है तो लूज करना होगा, ठीक है। और जब सेकंड से उसको चौथा ऑर्बिट जाना है तब उसको क्या करना होगा, गेन करना होगा। आगे तुम ये भी देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिट में रहता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर उधर जंप करते रहता है। बात समझे, ठीक है। तो इसीलिए बोले कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर जाएगा तो गेन करेगा, और हायर से लोअर आएगा तो क्या करेगा, लूज करेगा। बात समझे, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट ये याद रखना, दो जो इक्वेशन बताया है ना, फोर्स बैलेंस इक्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये याद रख लेना। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा कहानी था बोर्स एटॉमिक मॉडल का, पोस्टुलेट का। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल के मदद से हम एटम का रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, और नेक्स्ट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी, एनर्जी, ठीक है, और रेडियस कैलकुलेशन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही देखेंगे। बात समझ आया, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।